गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज अपना जो है मेवाड़ का इतिहास कंटिन्यू रखते हुए अपन है जो मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा तक है जो पढ़ चुके हैं। अब आगे अपन महाराणा कुंभा पढ़ेंगे। तो कल अपन लास्ट है जो कहाँ तक राणा मोकल तक पढ़े थे दोस्तों, ठीक है। राणा लाखा और मोकल तक अपन लास्ट पढ़े थे। अब अपन आज कुंभा से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो पर्सनली जो है महाराणा कुंभा के जो संबंधित कुंभा से संबंधित पूरी जो जीके है आज की वीडियो में क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। मेवाड़ के इतिहास से महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप और बप्पा रावल, ये जो है दोस्तों बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं और अपने जीके में भी इनसे संबंधित जो है अच्छे प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा दोस्तों, आप चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल प्रेस जरूर दबा दीजिए। और देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं है तो अवश्य हो जाइएगा दोस्तों। आपको यहाँ पर जो अच्छी कंटेंट और स्टडी मटेरियल है जो यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन नहीं है तो अवश्य ज्वाइन कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले ही स्टार्ट करेंगे अपन हर रोज की तरह महाराणा कुंभा आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। महाराणा कुंभा के अगर शासनकाल की बात करें तो शासनकाल रहा था इनका 1433 से। दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ें और महाराणा कुंभा से संबंधित चाहे बीएसटीसी एग्जाम हो, चाहे पीटीटी हो, चाहे पटवार हो, चाहे पुलिस हो, देखिए इनसे संबंधित कोई भी जीके इससे बाहर नहीं रहेगा। यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार सा प्रश्न पूछा जाए, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो इनमें से जरूर बनेगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इनके शासनकाल की अपने ये बात की तो दोस्तों मेवाड़ का महानतम शासक किसके लिए हुए ये अपन आगे बात करते हैं। और इनका जन्म दोस्तों 1423 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। महाराणा कुंभा का जन्म 1423 ईस्वी में हुआ और राणा मोकल व सौभाग्य देवी का पुत्र थे। दोस्तों राणा मोकल अपन कल तक पढ़ चुके थे। राणा मोकल व सौभाग्य देवी के ये पुत्र हुए, ठीक है। तो इनके गुरु का नाम दोस्तों जैन आचार्य हीरानंद था। इनके गुरु का नाम जैन आचार्य हीरानंद था। तो इनके पिता का नाम मोकल और माता का नाम सौभाग्य देवी। और दोस्तों इनकी पुत्री भी थी, पुत्री का नाम था रमाबाई और इनका जो वास्तविक नाम और भी था जो था वागीश्वरी, ठीक है। और ये जो थी ये संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अपन बात करें, कुंभा ने आचार्य सोमदेव को क्या कहा था, कविराज की उपाधि दी थी। अपने दरबार में कविराज की उपाधि किसे दी थी, आचार्य सोमदेव को दी थी, ठीक है। तो दोस्तों अपन आगे ये भी देखेंगे कि यहाँ पर इनके दरबारी कवि जो कौन कौन रहे थे और कौन है जो यहाँ पर शिल्पी रहे थे, ये जो किसके जनक कहलाए, ये अपन पूरी विवरण से पढ़ेंगे दोस्तों। काफी जीके आपकी यहाँ पर आज है जो क्लियर होने वाली है, ठीक है। कुंभा ने अपने पिता का बदला दोस्तों कैसे लिया था, जो मोकल की हत्या किसने की, चाचा और मेरा ने की थी, ठीक है। और उसको मारकर, इस दोनों को मारकर, ये जो किसके खेता के खातिन के पुत्र थे, महाराणा राणा खेता की खातिन के पुत्र थे दोनों, और इसको मारकर अपने पिता का बदला लिया किसने, कुंभा ने, ठीक है। तो दोस्तों सारंगपुर के युद्ध की बात करते हैं अपन स्टार्ट से। इनके घटनाओं के कालक्रम की अगर बात करें तो स्टार्ट से अपन सारंगपुर के युद्ध की ओर चलते हैं। और मांडू सुल्तान महमूद ने सन 1436 में सारंगपुर के पास घोर युद्ध हुआ इन दोनों के बीच, ठीक है। और जिसमें कुंभा है जो विजय हुए, ठीक है दोस्तों। सारंगपुर का युद्ध किन के बीच हुआ, मांडू सुल्तान महमूद और कुंभा के बीच में। और यह जो 1437 में हुआ इसमें कुंभा विजय हुए। दोस्तों अपन युद्ध है जो अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो उसमें ट्रिक यदि बनी तो अपन आसानी से जो पढ़ेंगे, लेकिन आप यहां से भी क्लियर करेंगे साथ साथ में, ताकि जो आपको वापस से याद करने की आवश्यकता ना रहेगी, है ना। तो दोस्तों देखिए ये जो युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध को जीतने के बाद कुंभा ने क्या क्या प्रतिक्रिया की ये अपन देख लेते हैं। इस विजय के उपलक्ष्य में अपने उपास्य देव कौन थे, विष्णु, और विष्णु के निमित्त चित्तौड़ के किले में एक विशाल विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ बनवाया। क्या विजय स्तंभ बनवाया, जिसका जो समय रहा था बनने में कुल दोस्तों 1440 से 1448 तक बनकर ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ। कुल इसे 8 वर्ष लगे पूर्ण होने में, ठीक है। तो दोस्तों ये कला चौंधरी के लिए बहुत ही खूब आकर्षण केंद्र है,
ठीक है। और इसे दोस्तों अपन आगे पढ़ते हैं, इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। चलिए पहले तो ये देख लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। कुल 120 फीट इसकी कुल ऊंचाई है दोस्तों। इसके अंतर्गत कुल 9 मंजिलें हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है जो मैंने जैसे ना जो भी यहाँ पर दुर्ग है, ठीक है, दुर्ग यहाँ पर अपन नहीं पढ़ रहे हैं, दुर्ग थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देख रहे हैं। दुर्ग है या फिर कोई स्थापत्य कला का कोई भी है ना, कोई भी जैसे महल है, तो दोस्तों ये अपन कम देख रहे हैं क्योंकि वो अलग से पढ़ेंगे ना, दुर्ग अच्छे से अलग से पढ़ेंगे पूरे विवरण से, एक एक जो राज्य पर एक एक दुर्ग के बारे में अपन पढ़ेंगे अलग अलग से। तो दोस्तों वो दुर्ग अपन अलग से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर ज्यादा ऐड नहीं है। विजय स्तंभ के बारे में पूरा संपूर्ण ज्ञान अपन प्राप्त करेंगे वो अलग से। चलिए यहाँ पर भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है जो किसे कहा जाता है, विजय स्तंभ को कहा जाता है। तो दोस्तों संपूर्ण हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शैली अलंकरण इसके अंतर्गत शामिल है विजय स्तंभ में, ठीक है। तो दोस्तों निर्माणकर्ता कौन थे और इसके शिल्पी कौन थे दोस्तों, आपको बस इतना ध्यान रखना है इसके शिल्पी कौन थे। शिल्पी थे दोस्तों जैता, ठीक है। और आप इतना जैता याद रखेंगे ना कि विजय स्तंभ के शिल्पी जो थे जैता, विजय और जैता, ठीक है, विजय और जैता। तो दोस्तों इनके पुत्र का नाम आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा क्योंकि यहाँ पर नाम भी ऐसे ही है, नापा, पोमा और पूंजा, ठीक है, नापोपू, ठीक है। तो दोस्तों नापा, पोमा, पूंजा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इनके पुत्र हुए थे और इनके पुत्र के निर्देशन में और इनके निर्देशन में ये जो विजय स्तंभ का निर्माण हुआ। अच्छा दोस्तों अगर बात करें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के, लो जी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई वो भी यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है दोस्तों। तो क्यों देखिए कवि अत्रि ने लिखी है, शुरुआत तो इनके द्वारा की गई थी लेकिन इनकी मृत्यु हो गई, मतलब कि ये प्रशस्ति बीच में अधूरी छोड़ गए ये। अब क्या होता है, अब इनके पुत्र कवि महेश है जो इन्हें संभालते हैं और इनको पूरा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान में ये रखेंगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कवि अत्रि। और देखिए प्रश्न यदि आ जाए ना कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन हुए, तो कवि अत्रि हुए, देखिए। और यदि ऐसा पूछा जाए कि किसने संपूर्ण किया, पूर्ण किया, तो दोस्तों कवि महेश ने किया, ठीक है। यदि पूछा जाए कवि अत्रि के पुत्र कौन थे, तो दोस्तों कवि महेश थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको है जो ध्यान में रखेंगे आप इसे। अच्छा दोस्तों आगे हम बात करें तो राणा कुंभा के जो किलों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 32 किले कुल है जो महाराणा कुंभा ने बनवाए, ठीक है। और कुंभलगढ़ के बाद मुख्य तो जो है अचलगढ़ का किला इनके द्वारा बनाया गया मुख्य जो है ना, लेकिन यहां पर अपन बात करें तो कुल 84 किले। मेवाड़ में कुल दोस्तों 84 किले हैं, 84 दुर्ग है दोस्तों, ठीक है, फोर्ट है। तो यहाँ पर 32 किले राणा कुंभा अकेले ने करवाए दोस्तों। इसका निर्माण केवल 32 किलों का निर्माण राणा कुंभा अकेले ने करवाया। और देखिए दोस्तों अनेक मंदिर बनवाए इनके द्वारा बनवाए गए। और चित्तौड़ दुर्ग में 1448 ईस्वी में कुंभश्याम मंदिर और क्या और आदिवरा मंदिर बनवाया गया। कब? 1448 में, ठीक है। कौन कौन सा? कुंभश्याम और आदिवरा। तो दोस्तों 1458 में कुंभलगढ़ दुर्ग और कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया गया, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ तो दोस्तों 1452 में अचलगढ़ दुर्ग की प्रतिष्ठा की। दोस्तों ये स्थापत्य कला के जनक कहलाए, इसीलिए तो इनको स्थापत्य कला के जनक कहा जाता है। और काफी भी है जो इनकी और भी उपाधियां हैं वो अपन आगे देखेंगे। काफी उपाधियां इनको है जो दे रखी है ना। चलिए दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, लीजिए। हाँ यहाँ पर ये बीच में आ गया, लेकिन अपन कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें और कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे, मंडन थे दोस्तों। मंडन के बारे में अपन बात करेंगे बड़ी विस्तार से, इसी वीडियो में करेंगे है ना, लगभग है जो पूर्ण रूप से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपन क्लियर करेंगे ना, ये मंडन जो थे ये कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ा, आपको वापस से ले चलता हूं यहाँ पर कि जो जैता थे, जैता जो थे किसके थे, ये कीर्ति स्तंभ के हुए थे शिल्पी। किसके हुए थे? कीर्ति स्तंभ के शिल्पी। जैता, विजय स्तंभ और या कीर्ति स्तंभ के शिल्पी हुए थे। तो दोस्तों कुंभलगढ़ के कौन हुए थे? कुंभलगढ़ के मंडन हुए थे, ठीक है ना। तो दोस्तों कुंभलगढ़ के भीतर कटारगढ़ है जो बनाया गया था, और कटारगढ़ ये अलग है दोस्तों, ये कुंभलगढ़ के भीतर है। और दोस्तों निवास हेतु ये बनाया था, ये अपने स्वयं के निवास हेतु कटारगढ़ है जो बनाया था। और दोस्तों 1460 में कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता भी कवि महेश ही था। तो दोस्तों 1460 में कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कवि महेश थे, ठीक है। तो इनके द्वारा ही ये कंप्लीट किया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों
मेरी आप सभी से बीच में फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे और देखिए कुंभा से संबंधित जो भी अपना अपार जीके है वो इसमें ऐड करने की पूरी कोशिश की है ना। चलिए तो दोस्तों महाराणा कुंभा काल में रणकपुर के जैन मंदिर का भी निर्माण हुआ और जिससे खंभों का अजायब घर, दोस्तों खंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आपकी रणकपुर को कहा जाता है ना। चलिए तो दोस्तों 1439 में एक जनश्रेष्ठी क्या श्रेष्ठी धरणक शाह, इनका नाम था दोस्तों धरणक शाह और ये जो थे ये वित्त मंत्री थे, किसके, दरबारी वित्त मंत्री थे महाराणा कुंभा के और इनके द्वारा दोस्तों 1439 में निर्माण करवाया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर बात करें तो शिल्पी यहाँ के कौन थे, देखिए दोस्तों शिल्पी अपन ने पढ़ लिया, जैता थे कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के, ठीक है, मंडन थे कुंभलगढ़ दुर्ग के और यहाँ पर देवपाक, ये शिल्पी जो देवपाक है ना ये रणकपुर के थे, देवपाक रणकपुर, ठीक है, देवपाक रणकपुर। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो कुल है जो ये 1444 खंबे एवं परिसर में वैश्या का मंदिर है जो यहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, ये अवश्य आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये अपन मैंने आपको बताया ना जो स्थापत्य कला के अंतर्गत जो भी आते हैं महल मंदिर जो अपने दुर्ग, ये अपन अलग से एक एक करके अवश्य पढ़ेंगे दोस्तों, अपना फुल है जो हमें समय मिल रहा है, लेकिन फिर भी राजस्थान जी के आपको 1 महीने के भीतर है जो कंप्लीट करवाना है, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद क्योंकि अपने जो रिवीजन भी तो करना है ना। चलिए दोस्तों चंपानेर की संधि के बारे में बात कर लेते हैं। पहले अपन ने सारंगपुर का युद्ध देखा, अब इनकी जो प्रमुख ऐतिहासिक घटना हुई चंपानेर की संधि। देखिए दोस्तों मालवा के सुल्तान, समझिए यहाँ पर ध्यान से है ना, क्योंकि यहाँ पर नोट्स है बोर्ड नहीं है, आप समझेंगे ना तो ही समझ पाएंगे। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, ठीक है, उस समय यदि ऐसा भी प्रतिद्वंदी जो थे, मालवा के सुल्तान कौन थे, सुल्तान महमूद खिलजी थे और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने महाराणा कुंभा को हराकर मेवाड़ को आपस में बांटने के लिए उस पर एक साथ मिलकर आक्रमण करने तो एक चंपानेर में संधि की। किस किस ने की, यहाँ पर अब थोड़ी सी आप क्लियर करेंगे। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने, दोनों ने मिलकर महाराणा कुंभा को हराकर मतलब वे स्वयं है कि उनको हराकर अपन है जो मेवाड़ की है जो आपस में उसको आपस में बांट लेंगे और उसको हरा कर है जो अपन अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये संधि कब हुई दोस्तों, चंपानेर की संधि इन दोनों के बीच में 1456 में हुई। ठीक है, लेकिन 1457 में आक्रमण करने पर भी राणा नहीं हारे, महाराणा कुंभा है जो यहाँ पर नहीं हारे, वे अटल रहे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक और चीज है और ये एक आवण बावण संधि जो है, काफी पुस्तकों में इसका भी लेख है। आवण बावण जो संधि है ना, ये मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं से लेकर हुई थी ये संधि और इसमें जो हुए थे राव जोधा और महाराणा कुंभा दोनों के बीच में, और इनकी जो भुआ थी हंसाबाई, किसकी, महाराणा कुंभा की भुआ जो थी हंसाबाई, जो कि दोस्तों अपन ने पढ़ा था इससे पहले की वीडियो में। ठीक है, तो वो जो है उन्होंने ये संधि करवाई, कब करवाई, 1457 में। ठीक है, चलिए दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ की अगर बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है सारे ग्रंथ मैंने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है, आप यदि इसे याद कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर तो कोई ट्रिक नहीं है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ लास्ट में। ठीक है ना, चलिए तो पहले तो अपन पढ़ लेते हैं कि संगीत राज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, संगीत राज दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, ज्यादा नहीं, मतलब 15 से 20 मिनट की बनेगी, है ना। चलिए तो संगीत राज दोस्तों ये सबसे वृहद, सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर, दोस्तों ये तो हो गया संगीत राज, ये ग्रंथ हो गया दोस्तों। ये संगीत मतलब कि महाराणा कुंभा जो थे ये संगीत ज्ञाता भी थे, ग्रंथ के साहित्य भी थे दोस्तों, ये इन्होंने खूब है जो अपनी उपलब्धियों को है जो आगे से आगे बढ़ाया। और दोस्तों रसिक प्रिया जिसमें गीत गोविंद की टीका का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, और गीत गोविंद के पद की राग रागिनियों को निश्चित इसमें किया गया है। ठीक है, और इसी में दोस्तों राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी, ये तो अपने कल सुबह तो पढ़ा था कि रसिक प्रिया में राणा हमीर को क्या कहा गया है, वीर राजा कहा गया है, और विषम घाटी पंचानन भी कहा गया है इनको, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अपन आगे बात करें तो ये आता है छूड़ प्रबंध दोस्तों ये संगीत के पूर्व आचार्यों का उल्लेख इसमें मिलता है।
मतलब महाराणा कुंभा के संगीत के पूर्व आचार्यों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। कामराज रतिसार, काम छात्र विशारद होने का परिचय। देखिए ये किसके लिए, ये महाराणा कुंभा के काम शास्त्र विशारद होने का परिचय, ये है कामराज रतिसार। अन्य प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम, दीपिका नवीन गीत गोविंद, ठीक है, वाद्य प्रबंध और संगीत सुधा और संगीत रत्नाकर, टीका और संधि शतक और टीका हरिवार्तिक। तो दोस्तों अब आपको कुछ है जो थोड़ी सी मैं हिंट दे दूं तो आप अवश्य ध्यान रखेंगे, महाराणा कुंभा द्वारा जो भी लिखे गए ग्रंथ है ना वो संगीत से अवश्य शुरू होंगे, एक दो को छोड़कर अवश्य है जो संगीत मीमांसा, संगीत क्रम, इस प्रकार जो संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर, सूढ़ प्रबंध, इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो संगीत राज इस प्रकार से। चलिए दोस्तों आगे अपन देखते हैं श्री सारंग व्यास कौन थे। श्री सारंग व्यास संगीता आचार्य थे महाराणा कुंभा के। दोस्तों ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो कि श्री सारंग व्यास दोस्तों यहाँ पर सारंग व्यास है, ठीक है, सारंग व्यास कौन थे, तो कुंभा के संगीता आचार्य और संगीत गुरु थे। तो श्री कान्हा व्यास कौन थे दोस्तों, ये कान्हा व्यास सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि जिन्होंने एक लिंग महामत्य की जो रचना की थी। एक लिंग महात्म्य की रचना किसने की थी, श्री कान्हा व्यास ने की थी। ये सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि हुए थे किसके, महाराणा कुंभा के। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको पसंद आ रही तो जरूर लाइक कर दीजिए। और आगे बढ़ते हैं फिर। और अत्रि भट्ट दोस्तों कौन थे, कीर्ति स्तंभ की इन्होंने रचना की, ठीक है, और पुत्र महेश ने पूरा किया ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की, ठीक है। कवि अत्रि भी कहा जाता है और अत्रि भट्ट भी कहा जाता है इन्हें, ये तो अपन ने पहले भी देख लिया है। अब दोस्तों अपन देखते हैं मंडन। ये जो मंडन था ना दोस्तों, मंडन के बारे में अपन देखें, मंडन जो कि कुंभलगढ़ शिल्पी, मंडन के बारे में देखें ना तो मंडन द्वारा जो भी जो लिखे गए ग्रंथ हैं वो अपन पूरे देखते हैं दोस्तों। इतने तो महाराणा कुंभा द्वारा भी लिखी गई पुस्तकें, इनके द्वारा ग्रंथ पुस्तकें काफी लिखे हुए, ठीक है। तो दोस्तों अपन देख लेते हैं एक बार और इनका भी हिंट आपको बता देता हूं किस प्रकार आप ध्यान में रखेंगे। प्रसाद मंडन देवालय निर्माणकर्ता का विवरण इस ग्रंथ में उपलब्ध है, ठीक है। तो और कौन सा, रूप मंडन मूर्तिकला विषयक ग्रंथ इसमें है। देवता मूर्ति प्रकरण जिसका नाम है पूरा रूपावतार मंडन, ये आप ध्यान रखें तो रख सकते हैं, नहीं तो ये तो अवश्य ध्यान रखेंगे। रूपावतार मंडन मूर्ति निर्माण और प्रतिमा स्थापना का विवरण इसमें दे रखा है। चलिए तो दोस्तों आगे अपन देखें तो आता है कुंभाकालीन जैन आचार्य कौन थे। देखिए दोस्तों पूरे नहीं हुए, जो मंडन द्वारा जो ग्रंथ है वो पूरे नहीं हुए, ठीक है। तो देखिए कुंभाकालीन जो जैन आचार्य कौन कौन हुए थे ये अपन देख लेते हैं। जो मुख्य है ना, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी और भुवन कीर्ति और सोमदेव प्रमुख हुए थे, ये है जो प्रमुख हुए थे, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। और अब देखते हैं मंडन द्वारा जो वापस से रूपावतार मंडन जैसे अपन ने लास्ट में देखा, अब ये राजवल्लभ मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार, कौंदंड मंडन और साकुर मंडन, वेद मंडन इत्यादि जो है ये सूत्रधार और मंडन द्वारा ये रचित है जो ग्रंथ और पुस्तकें। दोस्तों ये आप कैसे ध्यान में रखेंगे, ये केवल सभी में ये प्रयुक्त होता है मंडन, सभी में, ठीक है, एक दो को छोड़कर सभी में जो ये प्रयुक्त होता है मंडन। तो दोस्तों आप इसे मंडन द्वारा रचित ही इस प्रकार से जाना जा सकता है, तो याद रख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब याद रखने योग्य बातें हैं। अच्छा दोस्तों मंडन के भाई नाथा ने वास्तुमंजरी, देखिए मंडन के भाई नाथा, दोस्तों नाथा ने वास्तुमंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने क्या किया, कलानिधि पुस्तकों की रचना की, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखें कि सन 1468 में कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदय ने की थी और जो कि कटारगढ़ में की थी, ठीक है। तो दोस्तों ये कटारगढ़ कुंभलगढ़ में की गई और उसके पुत्र उदय द्वारा की गई और 1468 में की गई। इनके बारे में आगे और भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उस सबसे पहले अपन महाराणा कुंभा की उपलब्धियों और उपाधियों को पढ़ लेते हैं। दोस्तों इनके कई नाम हैं, इनको कई नामों से इतिहास में जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है वो आपसे मैं रूबरू करवा देता हूं। दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं हाल गुरु। इन्हें हाल गुरु क्यों कहा गया, क्योंकि गिरि दुर्गा का स्वामी होने के कारण इन्हें हाल,
देखिए गिरि दुर्ग हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या दुर्ग हो गया। हाल गुरु क्यों कहा गया, क्योंकि गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण इन्होंने जो भी दुर्ग अधिक तरह जो गिरि दुर्गों का निर्माण करवाया। अच्छा दोस्तों, राणो रासो क्यों कहा गया इन्हें, क्योंकि विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें राणो रासो कहा गया। तो दोस्तों हिंदू सुल्तान क्यों कहा गया, हिंदू या सूरज तो सभी को कहा ही गया है, तो दोस्तों हिंदू सुल्तान क्यों कहा गया, क्योंकि समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा प्रदत्त, देखिए यहाँ पर ये किसने कहा था, ये समकालीन जो मुस्लिम शासक हुए थे इनके समकालीन, इनके प्रतिद्वंदी, उनके उन शासकों द्वारा कहा गया कि ये हिंदू सुल्तान है। ठीक है, तो दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभिनव भट्टाचार्य क्योंकि संगीत का ज्ञान, इनको संगीत के क्षेत्र में इन्होंने पूर्ण रूप से ज्ञान हासिल कर रखा था, इसलिए इन्हें अभिनव भट्टाचार्य भी कहा गया है। ठीक है ना। तो दोस्तों राजगुरु की अगर बात करें तो राजगुरु इन्हें क्यों कहा गया, क्योंकि राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता भी इनके अंतर्गत थी। ठीक है, तो दोस्तों तोडरमल इन्हें इसलिए, हरेश कौन, अश्वपति, और हस्तिस क्या, हस्तिस गजपति, और नरेश पैदल सेना का अधिपति होने के कारण ये है जो तोडरमल कहलाए। अच्छा दोस्तों नाटक राज, कुल है जो इनके 11 नाम है। ठीक है ना, कुल नाटक राज और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इतिहास में काफी पुस्तकों में, नोट्स में, और जहां भी मैंने सर्च किया वहां पर यही नाम मिले। ठीक है, नाटक राज का कर्ता क्यों कहा गया, क्योंकि नृत्य शास्त्र के ज्ञाता थे। दोस्तों इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं था जो इन्होंने नहीं किया, मतलब कि इन्होंने हर क्षेत्र में अपनी महानता, अपनी महारत है जो हासिल की थी, है ना। तो दोस्तों धीमान इन्हें कहा गया है, धीमान भी कहा गया क्योंकि बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्माण आदि कार्य करने से, निर्माण जो भी तो जो स्थापत्य कला में इन्होंने निर्माण किए वो सभी बुद्धिमत्ता पूर्वक किए। ठीक है, और दोस्तों इन्हें शैल गुरु भी कहा जाता है क्योंकि शस्त्र और भाला का उपयोग सिखाने से ये शैल गुरु कहलाए। तो दोस्तों नंदी केशवर अवतार क्यों कहा गया इन्हें, क्योंकि ये नंदी केशवर के मत का अनुसरण करने से इन्हें नंदीकेश्वर अवतार कहा गया। अच्छा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये है स्थापत्य कला का जनक। अपनी क्लास अब है जो कंप्लीट होने जा रही है। स्थापत्य कला का जनक है जो किसे कहा गया, इन्होंने स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया, इसलिए इन्हें जो स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। दोस्तों आपके पास अदर भी कोई नाम हो तो अवश्य बताएंगे, यदि आपने कहीं पढ़ा हो, कुछ देखे। हाँ, हमारे नोट से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। कोई है जो आपने भी कहीं पढ़ा हो, आपने कहीं कोचिंग में भी, आप में से किसी ने कोचिंग भी की होगी तो आपको कहीं कोचिंग सेंटर में भी बताया होगा, तो आप अवश्य लिखें। यदि इनमें से महाराणा कुंभा से संबंधित कोई अदर भी जीके हो तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें पूरा का पूरा जो जीके है ऐड करें, ताकि ये जो आपको भी है जो कोई अदर कंटेंट मतलब कि सर्च करने की जो कोई किसी भी प्रकार का प्रयास ना करना पड़े ना। तो दोस्तों इसीलिए जो चलिए तो ये देख लेते एक बार। कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा द्वारा की गई, कुंभलगढ़ जो कि कटारगढ़ में की गई। और दोस्तों कुंभा का दूसरा पुत्र कौन हुआ था, रायमल, और ये हुए थे राजा कौन हुए थे, रायमल। और रायमल के जो पुत्र हुए थे राणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह। और इनसे आगे अपन पढ़ने वाले महाराणा संग्राम सिंह को, वो भी है जो उनका जीके भी इनसे और भी बेटर है। ठीक है, तो अवश्य अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्लीट है जो पूरा है जो जीके उसमें भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा गया, उदा को ही कहा गया क्योंकि ये उदा ने हत्या की थी अपने पिता की। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना ही मत। देखिए दोस्तों ये वीडियो लाइव की आवश्यकता नहीं है, आप कभी भी देख सकते हैं ना। तो आपके दोस्तों को अवश्य भेजें ताकि वे भी अपनी मतलब स्टडी स्तर को है जो लेवल को अच्छा बढ़ा सके और अपनी है जो तैयारी को मजबूत बना सके। तो दोस्तों आप सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ, और आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।